जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने दर्पण से रिलेटिव जितने भी टॉपिक थे उन सभी टॉपिकों को हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम लोग सीखने वाले हैं दर्पण के न्यूमेरिकल के बारे में। देखिए, बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल लगाना साइंस का बहुत ही कठिन लगता है। तो देखिए, जिस तरह से हम आपको न्यूमेरिकल समझा रहे हैं, जो प्रोसेस आपको बता रहे हैं, उस प्रोसेस को आप फॉलो करिए। आपको धीरे धीरे जो साइंस का न्यूमेरिकल है वो एकदम आसान लगने लगेगा। तो आप हमारे साथ चलिए, सीखिए न्यूमेरिकल को लगाया कैसे जाता है। अब देखिएगा कि दो चार दिन के बाद जैसे न्यूमेरिकल आप लगाएंगे, एक चैप्टर जैसे ही आप एक चैप्टर खत्म करेंगे, इस एक चैप्टर के बाद आपको न्यूमेरिकल लगाने में इतना इंटरेस्ट आने लगेगा कि आप कहिए मत। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दर्पण से रिलेटिव हम लोगों ने कुछ फार्मूला सीखा था। तो सबसे पहले चलिए हम उस फार्मूले को लिख लेते हैं। देखिए, जो फार्मूला है दर्पण से रिलेटिव, जैसे पहला फार्मूला है, हम लोग पढ़े थे कि F बराबर होता है R/2। हम लोगों ने पढ़ा F बराबर R/2। F जहाँ होता है दर्पण की फोकस दूरी और R होती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। और दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यहाँ पर V जो होता है वह दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है और जो U होता है वह दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी होती है। और अगला फार्मूला हम लोग पढ़े हैं M बराबर -V/U या बराबर हम लोग पढ़े हैं H'/H। देखिए, जो H' है यह होता है आपके वस्तु की जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और जो H होता है यह होता है आपकी वस्तु की ऊंचाई। बात समझ में आया? यह चीज हम आपको पिछले वीडियो में सब कुछ समझा चुके हैं। तो चलिए हम इससे न्यूमेरिकल को लगाते हैं। देखिए, यह जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हम बोलेंगे, आप इसे वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं ये सारे के सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी वाली बुक के ही हैं। क्योंकि देखिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है ये ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। और आगे चल के आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें भी एनसीईआरटी के ही ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए आज हम आपको जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, जो क्वेश्चन है आप इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं उसे आप लिख लीजिएगा, उसके बाद आप न्यूमेरिकल लगाइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन यही है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए जब भी हम क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन लगाने से पहले हम जब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है उन सभी वैल्यू को हम सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, यानी कि क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया है हम सबसे पहले उसको लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहा है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब कैपिटल आर की वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, उसकी वैल्यू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि बताइए इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है। अब जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, हमें फार्मूला पता है तो लिखेंगे WKT, जिसे कहते हैं वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि फार्मूला होता है F बराबर R/2। हमें पता है, पहले फार्मूला हम लोग दर्पण से रिलेटिव जो पहला फार्मूला हम लोग यही पढ़े थे, F बराबर R/2। हमसे F की वैल्यू पूछी गई है तो F बराबर, ध्यान दीजिएगा, F बराबर R की वैल्यू कितना दिया है, 20/2। फिर जो होगा F बराबर 2 से 20 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितना होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। बात इतना समझ में आ गया, यह हो गया हमारा आंसर। चलिए अब आगे एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे कहीं इसी क्वेश्चन में यह पूछ लेता कि इस दर्पण का नाम बताइए कि ये कौन सा दर्पण है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे बताया था कि जो उत्तल दर्पण होता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे बताया था हमने कि जो उत्तल दर्पण होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या और जो फोकस दूरी होती है वह दाहिने साइड होती है, दाएं साइड पड़ती है ना, दाएं साइड होती है। तो यानी कि इसकी जो फोकस दूरी होगी और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी दोनों की दोनों किधर होगी, दाएं साइड होगी। और जो भी दूरियां दाएं साइड की होती हैं दोनों की दोनों कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं।
और देखिए इसमें जो वक्रता त्रिज्या दिया है यह धनात्मक दिया है। अगर इसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक है तो इसका मतलब है कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। बात समझ में आ गया। तो यानी इसकी जो फोकस दूरी है वो भी किस में आएगी, धनात्मक में ही आएगी। बात समझ में आ गया। अगर हमसे क्वेश्चन में कहीं ये पूछ दिया कि कौन सा दर्पण होगा तो हमारा आंसर होगा क्या, यह उत्तल दर्पण होगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए। और जो दूसरा क्वेश्चन है वह किसके लिए है, उत्तल दर्पण के लिए। हम ऐसे लिख लेंगे उत्तल दर्पण। बात समझ गए ना। जिस दर्पण की बात करेगा उस दर्पण को हम लोग लिख लेंगे उत्तल दर्पण के लिए। बात समझ में आ गया। चलिए अब जो वैल्यू दिया है हम उसे लिख लेते हैं। जो वैल्यू दिया है हम उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या पूछ लिया हमसे, फोकस दूरी, क्वेश्चन मार्क, जिसकी वक्रता त्रिज्या का है 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। जब उत्तल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या किसमें होगी, प्लस में ही होगी। चलिए अब हम कहेंगे WKT, हमें फार्मूला पता है कि यह बराबर होता है R/2। यह बराबर R की वैल्यू कितना दिया है 32 और बटे में 2। चलिए यह बराबर 2 से 32 में भाग देंगे, कितना मिलेगा हमको, 16 सेंटीमीटर। यानी कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। चलिए दोनों क्वेश्चन सेम एक ही तरह से थे, दोनों आसान थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, किस दर्पण की बात हो रही है इसमें, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण के लिए चलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कहा है कि उस अवतल दर्पण की आप वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। आपसे वक्रता जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे, कहेंगे दिया है, क्या दिया है, कह रहा है कि उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या हमको निकालनी है, कह रहा है जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना है, 40 सेंटीमीटर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दर्पण कौन सा है, अवतल है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी किधर होती है, बाएं साइड, क्योंकि अवतल दर्पण हमारा इसी तरह से बनता है ना, इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों के दोनों बाएं साइड होती है, इसलिए दोनों की दूरी किसमें होती है, माइनस में होती है। यानी कि यह जो 40 होगा ये हमारा किसमें होगा, माइनस में होगा। आज समझ में आ गया। WKT हमें पता है फार्मूला होता है F बराबर R/2, इतना पता है हमको। F की वैल्यू दिया है, F की वैल्यू कितना दिया है, -40 बराबर, R की वैल्यू नहीं पता है और बटे में 2 को इधर भेज देंगे, इधर भाग में तो इधर जाएगा, गुणा करेगा तो R बराबर हो जाएगा -40 गुणे 2। अब R बराबर हमको मिल जाएगा 40 दूनी कितना होता है 80, और माइनस का चिन्ह है, माइनस में लगा देंगे सेंटीमीटर। यानी कि इस अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वह कितना होगी, 80 सेंटीमीटर होगी। कितना सेंटीमीटर होगी, 80 सेंटीमीटर होगी। देखिए अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक है और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक ही आया है। उत्तल दर्पण था तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक थी और वक्रता त्रिज्या भी किसमें थी, धनात्मक में ही थी। इसमें भी देखिए पहले क्वेश्चन में भी वक्रता त्रिज्या धनात्मक दिया था तो फोकस दूरी धनात्मक आया था। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या था कि वक्रता त्रिज्या धनात्मक दिया था, फोकस दूरी धनात्मक आया था। अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। इस दोनों में से कोई वैल्यू दे देगा, अगर फोकस दूरी देगा तो वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक आएगी, अगर वक्रता त्रिज्या देगा तो फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी। बात समझ में आ गया। तो यह था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित का मतलब होता है बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर। सबसे पहले हम लिखेंगे कि किस दर्पण की बात हो रही है। देखिए इसमें कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए। चलिए
जो वैल्यू दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। इसमें कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब, यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है अवतल दर्पण के सामने, यानी u बराबर जो दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। और हम आपसे बताए थे चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों दर्पणों से जो वस्तु की दूरी होती है वह हमेशा ऋणात्मक होती है, हमेशा किसमें होगी, माइनस में होगी। चलिए आगे समझते हैं। कह रहा है का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि जो प्रतिबिंब बना रहा है वो कितना गुना बड़ा बना रहा है, 3 गुना, यानी कि जो यम का वैल्यू दिया है वो दिया है 3। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपसे गुना की बात करेगा तो आप समझ जाइएगा कि वह जो वैल्यू है वह किसकी है, यम की वैल्यू है। क्योंकि जब हमने आपको आवर्धन पढ़ाया था तो हम आपको बताए थे कि आवर्धन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा बनता है, कितना गुना छोटा बनता है, इसी चीज को बताता है रेखीय आवर्धन, जिसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। तो बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह 3 गुना बड़ा बन रहा है, इसलिए हम यम का मान लिखे हैं 3। बात समझ में आ गई? आगे समझिए। कर की वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो बता रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है, यानी कि हमसे v की वैल्यू पूछ रहा है कि v का मान क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं फार्मूले की, तो हम कहेंगे WKT। हमें फार्मूला पता है कि फार्मूला होता है, हमने फार्मूला पढ़ा है आवर्धन के लिए m बराबर -v/u, फार्मूला हमने देखा है। चलिए m की वैल्यू दिया है और u की वैल्यू हमको पता है, v की वैल्यू पूछा है, इस फार्मूले से हमारा वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसकी मदद से हम लोग निकालते हैं v की वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, m का मान कितना दिया है, 3 बराबर -v/u का मान कितना है, -10, पुस्तक में लिखेंगे -10। चलिए 3 बराबर माइनस से माइनस दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, या माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी v/, हो जाएगा 10। 10 का इधर गुणा करेंगे तो v बराबर कितने मिल जाएगा, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रतिबिंब होगा वह दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब समझ में आ गया? क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, यानी एक अवतल दर्पण है जिससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है और वह उस वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनाता है। तो बताइए कि वह जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो यही होगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें जो v का मान आया है, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी आई है वो प्लस में आई है, प्लस में आई है ना। और हम लोग पढ़े थे कि अवतल दर्पण में जो 6वां कंडीशन होता है उसमें दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बनता है, और जब दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा तो उसका मान किसमें आएगा, धनात्मक बनेगा। धनात्मक बनेगा तो इसका मतलब एक ऐसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा। अब क्वेश्चन में दिया भी है कि जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, वास्तविक बना है। बात समझ में आ गया? तो यह हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया ना? चलिए देखिए, न्यूमेरिकल लगाने का यह सबसे अच्छा तरीका ही होता है कि जो वैल्यू दिया है और जो वैल्यू पूछ रहा है उसको सबसे पहले हम लिख लें, उसके बाद हम फार्मूले की सहायता से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। बात समझ में आ गया? चलिए देखिए, न्यूमेरिकल लगाना आपको कठिन लगता है, लेकिन अगर आप इस तरह से न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल लगाना कठिन नहीं लगेगा, आपको आसान लगने लगेगा। फिर हम आगे और न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए, सावन का ये महीना चल रहा है और इसमें भोलेनाथ शंकर भगवान की पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो कुछ लोगों के मन में ये भी विचार आता है कि हम उनके लिए क्या चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं। तो उनके लिए कहना चाहेंगे, वह वैभव नहीं बैरागी जीवन जीते हैं, वह वैभव नहीं बैरागी जीवन जीते हैं। उनके लिए हम क्या ना चढ़ाएं जो अमृत छोड़कर विष को पीते हैं। समझ में आ गया ना? तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का न्यूमेरिकल जो है हम आपको लगवाते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 5।
क्वेश्चन नंबर 5वां है। चलिए, हमारा सबसे पहला काम होता है कि कौन सा दर्पण है। सबसे पहले हम दर्पण को ढूंढते हैं। तरह कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। सबसे पहले हम लिख लेंगे अवतल दर्पण के लिए, यानी जो हम लोग न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं, कौन से दर्पण के लिए लगाने जा रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए। चलिए, अब जो वैल्यू दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू दिया है। कह रहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब मतलब वस्तु, जो वस्तु की ऊंचाई दी है, जो यच का मान दिया है वह दिया है 4 सेंटीमीटर। और जो वस्तु होती है हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, इसलिए वस्तु की जो ऊंचाई होती है हमेशा धनात्मक होती है। इतना बात समझ में आ गया, और उसे हम यच से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी जो फोकस दूरी है अवतल दर्पण की वो कितना है? 15 सेंटीमीटर है। फोकस को हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से। फोकस दूरी बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, और ये अवतल दर्पण है इसलिए यह ऋणात्मक होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। फिर आगे क्या कहा है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी कि यह जो वस्तु है वह अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि u का जो मान दिया है वह दिया है 25 सेंटीमीटर। और यह भी होगा माइनस में, क्योंकि चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसके सामने हम कहीं भी वस्तु को रखते हैं तो जो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? यहाँ तक क्वेश्चन में बोला है कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वस्तु है जो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। आगे देखते हैं क्या दिया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। अब कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर, मान लीजिए यह अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण से इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि इससे इस दर्पण से कितनी दूरी पर कोई पर्दा रखा जाए। मान लीजिए यही एक पर्दा है, यही वह पर्दा है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं, और जो वस्तु रख रहे हैं कितना दूरी पर रख रहे हैं? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख रहे हैं। तो अगर हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से हम वस्तु को रख रहे हैं तो यह दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी पर बनेगा, यानी पर्दे को हम कितना दूरी पर लगा दें दर्पण से कि इस पर्दे पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बने। बात समझ में आ गया? यानी कि हमसे v की वैल्यू पूछ रहा है। जहां प्रतिबिंब बनता है वो वहां से दर्पण की दूरी v होती है ना, तो इसे हम, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बताइए v का मान क्या होगा। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज बताइए। प्रकृति पूछ रहा है हमसे, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति पूछने का मतलब ये है कि हमसे पूछ रहा है कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। अगला कह रहा है इसका साइज। साइज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि एच डैश का मान पूछ रहा है। इतना बात समझ में आ गया आपसे? चलिए, अब जो वैल्यू दी गई थी हम सारे वैल्यू को लिख चुके हैं। अब इनकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले एक काम करते हैं। हमें एफ की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में एफ की वैल्यू दी गई है, हमें यू की वैल्यू भी पता है, तो हम वी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं ना। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे डब्ल्यू के टी, हमें पता है डब्ल्यू के टी, वी नो दैट 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। कितना होता है? चलिए आगे देखते हैं। 1/f, एफ की वैल्यू कितना है? -15। एफ की वैल्यू कितना है? -15 बराबर 1/v। v की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 1/u। u की वैल्यू कितना है? -25। u की वैल्यू कितना दिया है? -25। चलिए आगे चलते हैं। इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे, 1/-15 बराबर 1/v, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -1/25। ठीक, अब एक काम करते हैं, v को यही रहने देते हैं और इस 1/25 जो माइनस का उसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी होगा 1/v बराबर 1/25, और इसको यही रहने देंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/15। इतना बात समझ में आ गया? चलिए अब एक काम करते हैं, 1/v बराबर 25 और 15 का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। 25 और 15 का लसा कितना आ जाएगा? 75।
चलिए अब हम भाग देंगे 25 से 75 में, तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 25 3 75। अब उसी 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 3। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। इतना हो गया क्लियर। अब फिर 15 से हम भाग देंगे 75 में, तो कितनी बार में भाग जाएगा? 15 5 75। 15 5 कितना होता है? 75। तो अब 5 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 5। चलिए इतना बात क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए 1/v बराबर 3 में से 5 को घटाएंगे। जब 3 में से हम 5 को घटाएंगे तो हम देखेंगे क्या कि माइनस वाला वैल्यू ज्यादा है, यानी हमको मिलेगा माइनस का 2। माइनस का क्या मिलेगा? 2। और बटे में क्या है? 75। चलिए अब दोनों पक्षों को पलट देते हैं। दोनों पक्षों को पलटने पर देखिए, जब दोनों पक्षों को पलटते हैं तब होगा क्या? मिलेगा v बराबर 75 बटे माइनस का 2। जब हम भाग देंगे तो v बराबर कितना मिलेगा? 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा दशमलव लगेगा, 2 5 10 और माइनस का लग जाएगा सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि हम अवतल दर्पण से जो पर्दा होगा वह 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा पर्दे पर एकदम स्पष्ट बनेगा। इतना बात समझ में आ गया। और ये भी देखिए कि यह जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब की दूरी है यह माइनस में आई है, ऋणात्मक आई है। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो दर्पण से पर्दा लगाएंगे वो हम बाएं तरफ ही लगाएंगे। बात ये भी समझ में आ गया कि दर्पण से कौन सी तरफ लगाएंगे? बाएं तरफ ही लगाएंगे। तो क्योंकि माइनस में आया है ना, तो बाएं तरफ लगाएंगे। और जब बाएं तरफ प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है। बनता कि नहीं बनता है? उल्टा बनेगा तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि अतः पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, दूरी पर लगाया जाएगा। बात समझ में आ गया। यानी कि पर्दे को हम क्या करेंगे? 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हम दर्पण से रखेंगे। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हमसे पूछा क्या था कि बताइए प्रकृति इसकी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा एक ऐसा बनेगा, उल्टा बनेगा या फिर सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा या फिर आभासी बनेगा। तो ऋणात्मक आया है तो हम कह सकते हैं कि जो यह इसकी प्रकृति होगी, हम इसकी प्रकृति की अगर हम बात करते हैं, चलिए अगर हम इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो देखिए जो इसकी प्रकृति होगी कैसी होगी? यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। चलिए इतना बात क्लियर हो गया ना। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। आगे पूछा हमसे एच डैश की वैल्यू, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हमसे पूछा है। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे? WKT हम लिख सकते हैं -v बटे u बराबर एच डैश बटे एच। अब जरा इस फार्मूले को ध्यान से देखिएगा। हमको क्वेश्चन में देखिए, हमको v की भी वैल्यू पता है, अभी हम निकाले हैं, v की वैल्यू हमें पता है, u का वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही है, एच डैश का मान हमको निकालना है और एच का मान भी क्वेश्चन में दिया है। यानी कि यह तीनों वैल्यू हमको पता है, तो ये जो चौथी वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसे निकालते हैं। v का मान हम लिखते हैं, तो v का मान कितना है? माइनस का कोष्टक में v का मान -37.5 बटे u का मान कितना है? u का मान क्वेश्चन में दिया -25 बराबर एच डैश की वैल्यू हमें निकालनी है और बटे एच का मान दिया क्वेश्चन में 4। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक माइनस बचेगा, यानी कि माइनस का 37.5 और बटे में 25 बराबर क्या बचेगा?
एच डैश बटे 4 है। चलिए एक काम करते हैं, हम 4 का गुणा इधर कर देते हैं और इसका गुणा इधर, यानी कि तिर्यक गुणा कर देते हैं। हो जाएगा 25 एच डैश बराबर 4 का गुणा करेंगे, 4 5 कितना हो जाएगा 20, दशमलव लग जाएगा, 2 बचा है, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 2 30, फिर 3 हासिल बचेगा, 4 3 हो जाएगा 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। चलिए आगे समझते हैं, 25 को इधर भेज देंगे, एच डैश बराबर माइनस का है ना, तो यहां माइनस लग जाएगा, माइनस का 150 सेंटीमीटर और बटे में कितना 25, तब हो जाएगा एच डैश बराबर, अब 25 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 6 बार में, और आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि एच डैश बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, माइनस का 6 सेंटीमीटर। मतलब ये हो गया कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी कितना होगी 6 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब नीचे बनेगा, उल्टा बन रहा है ना, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उल्टा बन रहा है, इसलिए माइनस में आया है। बात समझ में आ गया, यानी हम कह सकते हैं अतः जो प्रतिबिंब बनेगा वह 6 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं अतः प्रतिबिंब -6 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा, -6 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनेगा। आप समझ में आ गया? तो यह था हमारे एनसीईआरटी की कुछ न्यूमेरिकल जिसे हम लोगों ने सीखा है। अब अगले वीडियो से हम और भी न्यूमेरिकल अभी सीखेंगे, ठीक है। देखिए हमने अभी क्या किया है, पहले छोटे छोटे 2-3 न्यूमेरिकल लगाए हैं, फिर उन्हीं की मदद से अगले न्यूमेरिकल के सीखे हैं, फिर उन्हीं की मदद से आगे न्यूमेरिकल। यह जो न्यूमेरिकल हम लगाए हैं यह 5वां नंबर, अब देखिए इसके पहले जो न्यूमेरिकल हम पढ़े हैं उनकी मदद से ही हम इसको लगाए हैं, तब जाकर के हम इसको लगाने योग्य हुए हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल लगाना कठिन नहीं है, बस आपको एक ही काम करना है, आप बस यही काम करिए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए पहले उसमें ढूंढिए कौन सा दर्पण है, उसके बाद से जो वैल्यू दी है उस वैल्यू को लिखिए। वैल्यू को लिखने के बाद से आपको समझ में आने लगेगा कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, क्या चीज पूछ रहा है, क्या निकालना है। बात समझ में आ गया? देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो अपने मन से डर नाम की जो चीज है एकदम हटा दीजिए। जब भी आपको न्यूमेरिकल देख करके डर लगे तो हमेशा अपने मन में आप सोचिएगा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। आप समझ में आ गया ना? इसीलिए कभी न्यूमेरिकल से डरा मत करिए, लगाइए, एक बार नहीं 4 बार नहीं 5 बार लगाइए, आपको जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आज समझ में आ गया? देखिए यह जो फिजिक्स है वो फिजिक्स से एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर चीज से रूबरू कराता है। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ लिया कि फिजिक्स पढ़ने का हमको क्या फायदा है, आखिर फिजिक्स हमको क्या सिखाता है, तो हमारे समझ से आप उनको एक बात जरूर बताइएगा, उनसे कहिएगा कि गुरुत्वाकर्षण ने सिखाया कि जमीन से जुड़े रहना, गुरुत्वाकर्षण ने सिखाया कि जमीन से जुड़े रहना, न्यूटन ने सिखाया कि मुश्किलों से लड़ते रहना, चुंबक ने सिखाया अक्सर अपने ठुकरा दिए जाते हैं और गैर अपना लिए जाते हैं। तो यह जो फिजिक्स है केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारे जिंदगी को करीब से समझने का ज्ञान है। समझ गए ना? तो चलिए हम फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे और न्यूमेरिकल को सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।